आज हम नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी डीए परीक्षा की तैयारी की एक दिलचस्प योजना पर गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे हाथ जो स्रोत लगा है वो सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें या टिप्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद को एक पूरा सिस्टम होने का दावा करता है, एक तैयारी मशीन। हाँ, और इसका मिशन भी उतना ही बड़ा है, ये बताना कि पहले ही सीरियस अटेम्प्ट में इस परीक्षा को कैसे पास किया जाए। तो सवाल यही है, क्या ये वाकई एक मशीन है या बस एक और स्ट्रैटेजी? चलिए इसके पुर्जे खोलकर देखते हैं। हाँ, और ये मशीन शुरू होने से पहले ही एक बहुत जरूरी डायग्नोसिस करती है। अच्छा। ये कहती है कि नाबार्ड डीए परीक्षा कठिन नहीं है, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। मतलब सिंपल लेकिन वाइड है। और स्रोत के अनुसार ज्यादातर उम्मीदवार इसलिए फेल नहीं होते कि वो काबिल नहीं है, बल्कि उनकी स्ट्रैटेजी ही पूरी तरह से गलत होती है। ओके, तो ये असफलता के 3 कारण बताती है जो शायद हर उम्मीदवार को अपने से जुड़े हुए लगेंगे। बिल्कुल। तो वो 3 बड़ी गलतियां क्या हैं? मुझे लगता है ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की। दिलचस्प बात यही है कि स्रोत इसका ठीक उल्टा कहता है। पहली और सबसे बड़ी गलती है ओवर स्टडी, मतलब जरूरत से ज्यादा पढ़ना। अच्छा। दूसरी गलती है अंडर रिविजन, यानी बहुत कम दोहराना। और तीसरी, बिना किसी प्राथमिकता के तैयारी करना। जो सामने आया वो पढ़ लिया। हाँ बिल्कुल। तो ये प्रणाली इन्हीं 3 समस्याओं को जड़ से खत्म करने का दावा करती है। ये सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने। तो अगर ये 3 गलतियां, ओवर स्टडी, अंडर रिविजन और गलत प्राथमिकताएं ही असफलता की जड़ हैं, तो ये तैयारी मशीन इन्हें ठीक कैसे करती है? इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है परीक्षा को देखने का नजरिया बदलने से। ये प्रणाली परीक्षा को एक 2 चरण वाले खेल के रूप में देखती है। 2 चरण वाला खेल? हाँ, पहला चरण प्रीलिम्स, जो पूरी तरह से स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। आपको तेजी से आसान सवालों को सही सही हल करना है। ठीक है। लेकिन दूसरा चरण मेंस, यहाँ खेल पूरी तरह बदल जाता है। ये सब्जेक्ट्स के सही चुनाव और कंसिस्टेंसी का खेल है। यहाँ गहराई ज्यादा मायने रखती है। मतलब रुकिए, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है। स्रोत कहता है कि तैयारी उल्टे क्रम में करनी चाहिए। हाँ, मतलब मेंस से शुरू करके प्रीलिम्स की ओर जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल उल्टा है। हर कोई कहता है पहले पहली सीढ़ी चढ़ो, यानी प्रीलिम्स। तो ये स्रोत मेंस से शुरू करने को क्यों कह रहा है? क्या इससे उम्मीदवार शुरू में ही निराश नहीं हो जाएगा? देखने में ये उल्टा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ठोस तर्क है। मेंस का सिलेबस ज्यादा बड़ा और गहरा होता है। हाँ। जब आप मेंस के लिए तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स के सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 70-80% अपने आप कवर हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करते हैं तो आप मेंस के लिए तैयार नहीं होते। तो ये उल्टी तैयारी असल में समय बचाने का एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। तो ये एफिशिएंसी के बारे में है। और इस उल्टी तैयारी का आधार क्या है? स्रोत इसके पीछे एक मूल सिद्धांत का जिक्र करता है, 80-20 का नियम। हाँ, 80-20 रूल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये स्रोत बताता है कि एक नया उम्मीदवार उन सुनहरे 20% टॉपिक्स को पहचानेगा कैसे? क्या ये हर साल बदलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इसका सीधा जवाब देता है। वो कहता है आप सिलेबस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप असल में प्रश्न पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न पैटर्न? हाँ, उन 20% टॉपिक्स को पहचानने का तरीका है पिछले 5 से 7 सालों के पेपर्स का एनालिसिस करना। स्रोत का दावा है कि कुछ खास तरह के सवाल और विषय बार बार पूछे जाते हैं। पैटर्न लगभग तय रहता है। बिल्कुल, जैसे क्वांट में सिंप्लीफिकेशन या रीजनिंग में पजल्स। काम ये नहीं है कि पूरा सिलेबस खत्म किया जाए, बल्कि उन ज्यादा वेटेज वाले एरिया को ढूंढकर उनमें मास्टरी हासिल करना है। ठीक है, तो सिद्धांत तो समझ में आ गया। कम पढ़ो लेकिन सबसे जरूरी चीजें पढ़ो। पर इसे अमल में कैसे लाया जाए? चलिए विषयवार बात करते हैं। जैसे क्वांट के लिए स्रोत का अटैक प्लान क्या है? क्वांट्स के लिए प्लान बहुत ही फोकस्ड है। ये कहता है कि शुरुआत में अपना सारा ध्यान केवल 5 एरिया पर लगाएं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI, नंबर सीरीज और बेसिक अरिथमेटिक। बेसिक अरिथमेटिक जैसे प्रतिशत, लाभ हानि। हाँ, वही सब। तो इसका मतलब है कि एडवांस टॉपिक्स जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी को पूरी तरह से छोड़ देना है। ये थोड़ा रिस्की नहीं लगता? क्या होगा अगर उनसे सवाल आ गए तो? शुरुआत में हाँ, स्रोत का तर्क रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है। जिन 5 टॉपिक्स का जिक्र किया गया है वे परीक्षा में ज्यादा वेटेज रखते हैं। अच्छा। ये एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। एक बार जब आप इन टॉपिक्स में महारत हासिल कर लेते हैं, जिससे आपके कट ऑफ क्लियर करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तब आप चाहें तो उन कम वेटेज वाले टॉपिक्स को देख सकते हैं। पहले वो करें जो जरूरी है, फिर वो जो अच्छा है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर ओवर स्टडी की आदत पर लगाम लगाता है। और यही तर्क शायद रीजनिंग पर भी लागू होता होगा। वहां भी कुछ चुनिंदा विषयों पर ही ध्यान देने को कहा गया है। बिल्कुल, रीजनिंग के लिए भी वही लेजर फोकस अप्रोच है। केवल इन पर ध्यान दें। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी और डायरेक्शन ब्लड रिलेशन। ये विषय रीजनिंग सेक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। बाकी सब कुछ बाद के लिए। दिलचस्प बात है कि ये प्रणाली जितनी इस बारे में है कि क्या पढ़ना है, उतनी ही इस बारे में है कि क्या छोड़ना है। सही बात। ये उम्मीदवार को एक स्पष्टता देता है और उसे भटकने से बचाता है। और मुझे लगता है कि ये बात अंग्रेजी पर सबसे ज्यादा लागू होती है। ज्यादातर छात्र ग्रामर के नियमों की मोटी मोटी किताबें रटने में लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जबकि स्रोत कह रहा है कि असली खेल तो कॉम्प्रिहेंशन का है। हाँ। इसमें एक और मजेदार बात कही गई है कि वोकैबुलरी अलग से रटने की जरूरत नहीं है।
वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही तैयार हो जाती है। क्या ये सच में काम करता है? हाँ, और इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जब आप शब्दों को एक लिस्ट से रटते हैं तो वे अलग थलग जानकारी के टुकड़े होते हैं जिन्हें दिमाग आसानी से भूल जाता है। सही है। लेकिन जब आप किसी शब्द को एक कहानी या लेख के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसके अर्थ, भावना और उपयोग के बीच एक कनेक्शन बनाता है। वो ज्यादा समय तक याद रहता है। तो रोज पढ़ो और नए शब्द वहीं से सीखो। बिल्कुल, ये एक ज्यादा नेचुरल और असरदार तरीका है। तो अब तक हमने सिद्धांत और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी को समझा, लेकिन एक उम्मीदवार इससे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारेगा? दिन प्रतिदिन की पढ़ाई कैसे दिखेगी? इसके लिए स्रोत एक डेली स्टडी ऑटो पायलट सिस्टम की बात करता है। ये नाम ही काफी आकर्षक है। और ये नाम ही इसके उद्देश्य को बताता है। ऑटो पायलट का मतलब है कि आपको रोज सुबह उठकर ये सोचने में अपनी मेंटल एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है कि आज क्या पढ़ूं। सिस्टम पहले से तय है। हाँ, ये आपकी पढ़ाई को आपकी भावनाओं या मूड से अलग कर देता है। तो ये ऑटो पायलट सिस्टम दिखता कैसा है? रोज का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बहुत क्लियर और सिंपल है। हर दिन 2 घंटे नई चीजें सीखना, 2 घंटे उन सीखी हुई चीजों की प्रैक्टिस करना, 1 घंटा पुरानी चीजों को दोहराना और 1 घंटा अपनी प्रैक्टिस का एनालिसिस करना। मतलब अपनी गलतियों को समझना। बिल्कुल, कुल 6 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई। और इसमें एक बहुत जरूरी लाइन है जिसे हर उम्मीदवार को याद रखना चाहिए। पढ़ाई मूड के आधार पर नहीं, केवल सिस्टम के आधार पर होती है। ये डेली स्टडी ऑटो पायलट सिस्टम सुनने में बहुत कठोर लगता है। क्या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई गुंजाइश है? क्या होगा अगर किसी दिन आपका मन नहीं कर रहा? यही तो इस सिस्टम का मूल बिंदु है। ये इंसान के स्वभाव को ओवरराइड करने के लिए ही बनाया गया है। अच्छा। स्रोत का तर्क है कि मोटिवेशन और मूड भरोसेमंद नहीं है, वे आते जाते रहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन और एक सिस्टम भरोसेमंद होते हैं। ये सिस्टम कहता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है ये जरूरी नहीं है, बस अगले 2 घंटे का जो काम तय है उसे पूरा करो। समय के साथ ये एक आदत बन जाती है। और ये रोज की प्रणाली अकेले काम नहीं करती, ये दूसरे सिस्टम से जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे जरूरी है रिवीजन सिस्टम। स्रोत यहां तक कहता है कि चयन यहीं से होता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और ये दावा अंडर रिवीजन की समस्या का सीधा समाधान है। श्रोता दोहराने का एक साइंटिफिक साइकिल देता है जो स्पेस्ड रिपीटिशन के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, वो क्या है? या किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसे पहले दिन, फिर तीसरे दिन, 7वें दिन, 15वें दिन और आखिर में 30वें दिन दोहराना है। यह तरीका सुनिश्चित करता है कि जानकारी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। 5 बार दोहराने से आप 90% भीड़ को पीछे छोड़ देते हैं। ये दावा तो बहुत ही साहसिक है। बिल्कुल है, और ये सिर्फ रटना नहीं है। हर बार जब आप दोहराते हैं तो आप उस विषय की एक नई परत को समझते हैं। पहली बार में आप फैक्ट्स जानते हैं, दूसरी बार में आप उनके बीच का कनेक्शन समझते हैं और 5वीं बार तक वो ज्ञान आपका अपना बन जाता है। सतह के ज्ञान को गहरी समझ में बदलने की प्रक्रिया है ये। बिल्कुल, ज्यादातर लोग एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए वे भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। इसी तरह मॉक टेस्ट के लिए भी एक सिस्टम है। मुझे लगता है कि ज्यादातर उम्मीदवार मॉक टेस्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे अपना स्कोर देखते हैं और या तो बहुत खुश हो जाते हैं या बहुत निराश। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत इस आम गलती पर सीधे प्रहार करता है। वो कहता है कि मॉक टेस्ट स्कोर के लिए है ही नहीं। अच्छा, तो फिर किस लिए हैं? वे 3 चीजों के लिए हैं: अपनी कमजोरियों का पता लगाने के लिए, सिली मिस्टेक्स को पहचानने और सुधारने के लिए, और परीक्षा के माहौल में अपनी स्पीड बनाने के लिए। तो मॉक टेस्ट एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक डायग्नोस्टिक टूल है, एक एक्सरे की तरह। बिल्कुल सही कहा। असली काम मॉक देने के बाद शुरू होता है, और इसके लिए एक सख्त नियम है। एक मॉक टेस्ट का मतलब है कम से कम 2 घंटे का एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे तो मॉक देना समय की बर्बादी है। बिल्कुल। अब आते हैं एक और बड़ी समस्या पर, स्टडी मटेरियल। आज के समय में हर विषय पर सैकड़ों किताबें, पीडीएफ और यूट्यूब वीडियो हैं। उम्मीदवार अक्सर इसी में खो जाते हैं। हाँ, और इसके लिए एक मटेरियल कंट्रोल सिस्टम है। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल और पावरफुल है। ज्यादा रिसोर्स मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। 1 मिनट, हर विषय के लिए सिर्फ एक किताब? आज के जमाने में जहां हर कोई 10 अलग-अलग यूट्यूब चैनलों को फॉलो कर रहा है, क्या यह सलाह थोड़ी पुरानी नहीं लगती? देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन स्रोत का तर्क इसके ठीक उलट है। उनका कहना है कि 10 स्रोतों से एक ही चीज को एक-एक बार पढ़ने से बेहतर है एक स्रोत से एक चीज को 10 बार पढ़ना। ये महारत को जन्म देता है, भ्रम को नहीं। बिल्कुल, यह उस ओवर स्टडी की समस्या पर एक और हमला है। असली चुनौती सही मटेरियल खोजने की नहीं है, बल्कि एक मटेरियल पर टिके रहने के डिसिप्लिन की है। तो ये सिर्फ रणनीति और सिस्टम के बारे में नहीं है, ये सब कुछ मानसिकता पर आके टिक जाता है। स्रोत में टॉपर मानसिकता का भी जिक्र है। ये क्या है? क्या टॉपर्स कुछ अलग तरीके से सोचते हैं? स्रोत के अनुसार हाँ, लेकिन ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कुछ बहुत ही साधारण काम करते हैं। पहला, वे बार बार अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलते, एक योजना पर भरोसा करते हैं। हाँ, और उस पर टिके रहते हैं। दूसरा, वे ज्यादा सोचते नहीं हैं, वे बस काम करते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करते। और तीसरा, वे बिना किसी योजना के कुछ भी नहीं पढ़ते, हर चीज एक उद्देश्य के साथ की जाती है। तो इसका सार ये हुआ कि टॉपर कोई जादुई काम नहीं करते, बल्कि वे साधारण चीजों को असाधारण निरंतरता के साथ करते हैं। बिल्कुल, और इसका सार एक लाइन में दिया गया है। वे बस साधारण चीजों को कई बार दोहराते हैं,
सफलता किसी जादुई तरकीब में नहीं है, बल्कि बेसिक चीजों को लगातार और अनुशासित तरीके से करने में है। और अंत में ये सब एक फाइनल एग्जीक्यूशन कमांड पर आकर समाप्त होता है। ये एक तरह का अंतिम निर्देश है। ये क्या कहता है? ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरी घोषणा है। ये कहता है कि अगर इस प्रणाली का 4 से 6 महीने तक ईमानदारी से पालन किया जाए तो परिणाम लगभग निश्चित है। अच्छा। ये बताता है कि प्रीलिम्स स्पीड और प्रैक्टिस से पास होगा और मेंस रिवीजन और सही चुनाव से। और जो अंतिम पंक्ति है वो इस पूरी प्रणाली का सार है। हाँ। और वो क्या है? ये उम्मीद नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोसेस का सही ढंग से पालन किया जाए तो सफलता कोई संयोग या किस्मत की बात नहीं, बल्कि एक लॉजिकल नतीजा है।